नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मैथ ब्रेन्स पे, इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर एक कंडीशन पे। सर, पहली बार देख रहा हूँ मैथ ब्रेन्स पे कोई टीचर कंडीशन लगा रहे हैं। अरे भैया, पहले सुन तो लो कंडीशन क्या, उसके बाद बोलना कि सही में लगी कि नहीं लगी। कंडीशन बहुत सिंपल है कि जब भी आप हमारे किसी लेक्चर से या किसी वीडियो से कुछ सीखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द टीचर क्लास, आप जब भी हमसे कुछ नया सीखते हैं, कृपया उस सेशन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। बस इतनी सी कंडीशन है। और आज कंडीशन की बात करी क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की अप्लाइड मैथ्स का 12th चैप्टर का, जो कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसमें बालों में कंडीशनल लगा के नहीं सीखी जाती प्रोबेबिलिटी। सर, जो कितने घटिया मारते हो ना आजकल आप। तो भैया यहाँ पे अपन कुछ कंडीशंस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। मान लो अगर कोई सामान्य सी स्थिति हो, पर अगर बीच में कुछ अगर मगर हो जाए, तो उस अगर मगर को ध्यान में रखते हुए किसी पर्टिकुलर चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय अपन वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना आज का पूरा मामला। देखते हैं क्या चीजें हमें सीखनी है और कैसे इसको पूरा प्रोग्रेस करना है। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हो, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा और अपन एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे चीजें होती हैं, और ये ज्यादा रियल लाइफ वाला सिनेरियो बना देता है। ठीक है, सपोज यू ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ कार्ड ऑफ डायमंड्स इज 13/52 1/4। ये आप लगभग 50 बार कर चुके हो, और आपको हर बार पता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी किसी डायमंड को निकालने की या डायमंड डिजाइन के कार्ड को निकालने की 13/52 होगी। ये कब? ये हो गया नॉर्मल केस, सामान्य केस। तो यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिस इज व्हेन यू हैव नॉर्मल सिनेरियो। ठीक है, हिंदी में लिखें तो सामान्य सिनेरियो, मतलब कुछ अगर मगर नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, अब देखो, नाउ सपोज दैट यू आर टोल्ड दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। अब आपके सामने यहां पे कंडीशन लगा दी एक, क्या कि जो कार्ड आपने ड्रॉ किया है वो रेड कार्ड है। वुड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ कार्ड ऑफ डायमंड्स बी 1/4 एज बिफोर, और विल इट बी डिफरेंट गिवन दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब क्या इस एडिशनल इंफॉर्मेशन से, क्या इस कंडीशन के लगने से, क्या इस कंडीशन के लगने से आपका मामला जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा? ठीक है, या फिर कुछ उसमें मोड़ आ जाएगा, कुछ उसमें परिवर्तन आ जाएगा, वो आप सीखोगे आने वाले इस पूरे सेशन में। ठीक है, अब यहां देखो लिखा क्या है अगली लाइन में, वी नो दैट देयर आर ओनली 26 रेड कार्ड्स। अब क्योंकि मुझे ये एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई है, ठीक है, मेरी प्रोबेबिलिटी पे असर तो पड़ना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि इस जानकारी की वजह से मेरा काफी सारी जो कंडीशन है, काफी सारी जो वैल्यूज हैं, काफी सारे जो आउटकम्स हैं वो बदल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पता है कि भैया आपके पास कुल मिला के 26 रेड कार्ड होते हैं। ठीक है, तो पहले जहां मैं 52 कार्ड्स को अपना सैंपल स्पेस कंसिडर कर रहा था, अब मैं उसमें से कितनों करूंगा? केवल 26 को करूंगा। सो गिवन दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ डायमंड इज 13/26 यानी 1/2। तो ये जो परिवर्तन आया कि प्रोबेबिलिटी में, देखो यहां पे भी हम डायमंड ही खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं, यहां पे भी हम डायमंड ही निकाल रहे हैं। फर्क क्या पड़ा? फर्क एडिशनल जानकारी की वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी में पड़ा, क्योंकि एडिशनल जानकारी के कारण हमें यह समझ में आया कि हमारे जो आउटकम्स थे पॉसिबल वाले, उसमें क्या चेंज आया है, और उस चेंज की वजह से पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। मान लो यहां ब्लैक की जगह कोई, रेड की जगह कोई बोलता कि ब्लैक कार्ड ड्रॉ किया है, तो आपको पता है डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती? 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डायमंड डिजाइन होता है वो रेड कलर में ही आता है, वो ब्लैक में नहीं आता। ठीक है, 2 डिजाइन रेड के होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं, ये आप सबको पता है, कार्ड्स आपने भली भांति देखे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई बोल देता, या मान लो आपने काम किया, जैसे मान लो आप एक गेम खेल रहे हो, अगर मैं इसी को पूरे सिनेरियो को गेम के माध्यम से समझाऊं, तो आप एक गेम खेल रहे हो, आपके एक मित्र ने कार्ड निकाला, ठीक है, और बोला बता ये कौन सा कार्ड है। तो आपने क्या बोला कि देखो इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये डायमंड डिजाइन का है। ठीक है, लेकिन
अगर आपने कहीं से मिरर विरर से देख लिया कि जो कार्ड है उस पे ब्लैक कलर दिख रहा है, मतलब ब्लैक कलर की डिजाइन दिख रही है, तो क्या बोलोगे डायमंड का है? नहीं। क्यों बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि डायमंड होता ही रेड कलर का है, ब्लैक कलर का होता ही नहीं है, मतलब कार्ड में, असल जीवन में नहीं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एडिशनल इंफॉर्मेशन या जानकारी या कंडीशन की वजह से जब हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज होती है, कुछ अलग तरीके से हम उसको अप्रोच करते हैं, तब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसा नाम वैसा ही काम, कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आ जाने से प्रोबेबिलिटी को किसी अलग नजरिए से देखना। ठीक है, जिसमें आपका हो सकता है जो फेवरेबल आउटकम है या तो वो चेंज हो जाएंगे या फिर आपके टोटल आउटकम चेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अब यहां देखो एक और एग्जांपल है कि आपने एक इवेंट कंसिडर किया जिसमें आप क्या कर रहे हो, 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो, तो 2 कॉइन्स के टॉसिंग का इवेंट हो रहा है। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होगा, ये रहा आपके समक्ष बना के रखा है यहाँ पे सैंपल स्पेस हमने, कि 2 हेड्स, एक हेड एक टेल के 2 सिनेरियो और 2 टेल्स के सिनेरियो। ठीक है, इवेंट ए है दैट 2 टेल्स और 2 हेड्स टर्न अप। इवेंट बी है इवेंट दैट एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप। अब ये देखो आपको 2 इवेंट दे दी जो कि आप बहुत बार करते हो, सॉल्व करते हो। देन इफ वी नो दैट एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप, that is B has happened, what is the probability of A happening? Since we know that B has occurred, अब यहां समझो, आप क्या कर रहे हो, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो। ठीक है, इवेंट ए आपने बोला कि या तो 2 टेल्स आने चाहिए या फिर 2 हेड्स आने चाहिए। ठीक है, इवेंट बी क्या बोला आपने कि एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। अब मान लो आपने एक कॉइन टॉस किया, क्योंकि 2 थे, दोनों एक बार में करने की जगह आपने एक के बाद एक किए। पहला वाला जैसे ही आपने टॉस किया उस पे आ गया हेड्स, तो क्या ये मेरे 2 टेल्स वाला सिनेरियो पॉसिबल है? नहीं है सर। तो किसी पर्टिकुलर जानकारी की वजह से, किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने की वजह से मेरे दूसरे इवेंट पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए किसी पर्टिकुलर चीज की, किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है, सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, अब यहां देखो क्या बोल रहा है, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि इवेंट बी हो गया है, मतलब बेसिकली 1 हेड एटलीस्ट आ गया है, तो मेरे इवेंट बी के आउटकम कुछ इस प्रकार होंगे, है ना, क्योंकि आपने क्या बोला कि 1 हेड तो आ गया भैया। अब 1 हेड या तो दोनों जगह पे आ सकता है या फिर 1 हेड 1 टेल वाला सिनेरियो हो सकता है ना। तो अगर ऐसा हो गया है, हमारे इवेंट ए पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यहां पे देखो, सिंस दीज आउटकम्स वर इक्वली लाइकली इन द ओरिजिनल सैंपल स्पेस वी असाइन इक्वल प्रोबेबिलिटीज टू ईच, थस द ओरिजिनल सैंपल स्पेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू बी। ठीक है, क्योंकि मेरा इवेंट बी हो गया। ठीक है, यहां पे देखना हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा इवेंट बी हो गया मतलब मुझे ये जानकारी मिल गई कि कम से कम 1 हेड आ चुका है, तो मैं ये बोल दूंगा कि अब मेरा सैंपल स्पेस ये नहीं रहेगा बल्कि नया हो जाएगा। तो कंडीशन की वजह से हमारा सैंपल स्पेस चेंज हो गया, किसी एडिशनल जानकारी की वजह से हमारा सैंपल स्पेस चेंज हो गया, और अब हम प्रोबेबिलिटी कुछ अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखिए, अब आपने क्या किया, अब जो आपका ए वाला इवेंट था जहां पे आपको 2 टेल्स या 2 हेड चाहिए थे, वहां पे 2 टेल्स वाली चीज गायब हो गई। क्यों? हो ही नहीं सकती, एक कॉइन पे हेड्स आ चुका है, तो भैया दूसरे पे हेड्स आ सकता है, तो केवल एक ही आउटकम बचेगा। तो अब मेरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। पहले अगर आप देखते, अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं, नॉर्मल सिनेरियो में इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती, 2/4 यानी 1/2, राइट, है ना। पर अब क्या होगा, अब क्योंकि मामला पूर्णतः अलग हो चुका है, अब हमारी प्रोबेबिलिटी यहां पे हो जाएगी 1/3। इज दिस क्लियर? जी सर, क्या कोई दिक्कत नहीं सर। फर्क क्या पड़ा? फर्क बहुत सिंपल सा पड़ा कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के होने से हमारे आउटकम पे जो इंपैक्ट पड़ा उसको ध्यान में रखते हुए फिर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो पहले 1/2 पे सेटल हो रही थी इवेंट ए, अब वही इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 पे सेटल होगी। ठीक है,
चलो ये क्लियर हो गया। और देखो इसको लिखते हैं कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर एक लाइन और बी, विच मींस कि बी हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी निकालना। ये क्लियर है जी सर। जैसे मान लो अगर आपको निकालना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि आपके पास 2 डाइज हैं, ठीक है, आप उनमें कुछ प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो नॉर्मली हमारा सैंपल स्पेस कितना होगा 2 डाइज में सर 36 होगा। लेकिन अगर मैंने आपको ये बता दिया कि पहले डाइज पे 1 आया है, ठीक है, और अब मैं आपसे बोल दूं कि मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि भैया डाइस थ्रो करने पे दोनों इवन नंबर आएंगे या दोनों ऑड नंबर आएंगे, सॉरी, ठीक है। तो नॉर्मल सिनेरियो में अगर डाइस थ्रो करने पे दोनों ऑड नंबर की कंडीशन हमें चेक करनी है तो हम कितने आउटकम लेंगे, 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5, राइट, ये 3 3 6 3 9 लेंगे। लेकिन क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी है कि पहले वाले पे 1 आ चुका है तो आप फिर 1 1 1 3 और 1 5 को ही कंसिडर करेंगे, तब उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी कुछ और हो जाएगी, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान में रख लिया जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। तो हमारा मामला ऐसे ही बदल जाएगा, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी बेस्ड ऑन द सिनेरियो। चलिए अब आपको मैं आगे थोड़ा और लेके जाता हूं इसी कॉन्सेप्ट में। देखो यहां क्या लिखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन उसको आप कह सकते हो यहां पे, लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विथ अ रैंडम इवेंट, ठीक है, कोई 2 इवेंट है जो कि किसी पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए कनेक्टेड हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज अकर्ड, किसी पर्टिकुलर चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर ये बता दिया गया है कि पहले ही कुछ हो चुका है तो कैसे निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से। उसको डिनोट कैसे करते हैं, जिस कंडीशन की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो आगे और जो हो चुका है उस कंडीशन को आप लिखते हैं पीछे। तो ए, इसको आप पढ़ते कैसे, जिसको आप ऐसे पढ़ते हो कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज हैपेंड, ये है इसका आप कह सकते हो कि रीडेबल फॉर्म, ठीक है, कि ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है तब, ठीक है। चलो मुझे बी की प्रोबेबिलिटी अलग से नहीं निकालनी है, मुझे ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर इवेंट बी हो चुका है तो। और इसमें मामला अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि सॉरी क्योंकि इवेंट बी होने के बाद प्रोबेबिलिटी अलग हो जाती है, सैंपल स्पेस चेंज हो जाता है और उसी हिसाब से फिर आपके आउटकम्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये हम कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे ही बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी गिवन दैट या व्हेन इवेंट ए हैज अकर्ड। तो किस हिसाब से आपका मामला चल रहा है, सवाल के हिसाब से, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से हम फिर तय करते हैं, ठीक है। क्लियर है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वाई, जैसे मान लो अब मैं गेम खेल रहा हूं कार्ड्स का, कंडीशन रख दूं डाइस की, डज दैट मेक अ डिफरेंस। सर मैंने बोल दिया मान लो कि बताओ कि है ना वो क्या एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर डाइस पे 4 आ रहा है तो, है सर डाइस कहाँ वो कहाँ, मतलब कैसे ही दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा। तो इस तरीके से बात नहीं करनी है। कोई आपसे पूछा अच्छा बताओ कि अगर कार्ड्स हम ड्रॉ कर रहे हैं तो डाइस पे 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप क्या बोलोगे, हाय मोरी मैया जे का पूछ लो, है कि नहीं भैया, डाइस कहाँ वो कार्ड्स कहाँ, आप दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी पूछोगे आंसर 0 आएगा, क्योंकि होगा ही नहीं वो चीज। डाइस फेंकने पे कभी किंग आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ठीक वैसे ही मामला यहाँ पे बनता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इवेंट्स ए एंड बी, जैसा इवेंट होगा जो उसका नेचर होगा उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ऑल्सो on the nature of the sample spaces of the random experiment. So this is a lot more practical, a lot more usable form of the probability, because real life में भी जब भी हम probability निकालते हैं तो बहुत सारी conditions हमारे समक्ष आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आप अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉल्यूशन है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे कि किस महीने में हो रहा है आपका ये एनालिसिस, उसके बाद शहर में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, शहर में अंदर माहौल कैसा है, कैसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही है, किस तरीके से लोग अपने कचरे का या फिर चीज़ों का या पॉल्यूशन का और इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं।
तो ऐसे ही कंडीशन के कारण किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे होती है, जो कि हम अंडरस्टैंड करना सीखते हैं इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में। अब यहां देखो, लेट एस बी द सैंपल स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सबके आने के चांसेस बराबर मानते हुए, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स ऑफ द सेम सैंपल स्पेस एंड ए बी टी बी द नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां पे देखो लिखा हुआ ए एंड बी इवेंट्स हैं, और जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल टी हैं वो संख्या है उनके पक्ष वाली, ठीक है। आउटकम्स इन ए बी एंड, ठीक है। अब यहां देखो ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है आपको, ए भी दिया और बी भी दिया। यहां जो स्मॉल ए है इट इज रिप्रेजेंटिंग ए का वो वाला हिस्सा जो कि केवल ए के पास है, तो आप कह सकते हो यहां पे जो स्मॉल ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली ए को, और जो स्मॉल बी है तब ओनली ए विथ अ कैपिटल वाला ए, ठीक है। जो स्मॉल बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली बी को। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, तो इन्होंने कहा भैया ए बाय एन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, बी बाय एन। नहीं, तो इनके हिसाब से ये पूरे ए को कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सॉरी, तो मैं आपसे जो कह रहा था कि जो ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे ए को। आई वॉज थिंकिंग दैट कि ये सिर्फ ओनली ए वाले को कर रहा है, पर नहीं, इन्होंने जैसा लिखा है उसके हिसाब से अगर कंसिडर करें तो ये जो ए है ये पूरे ए की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बी है वो पूरे बी की कर रहा है, और जो ए इंटरसेक्शन बी है वो टी के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। बहुत बार या आइडियली जो यहाँ पे लिखा होता है वो बेसिकली इस ओनली वाले एरिया को करता है, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना। यहाँ पे जैसा दिया है हम वैसा ही कंसिडर करेंगे। चलो, तो नोट दैट द आउटकम्स ऑफ बी विच आर फेवरेबल टू ए आर द कॉमन आउटकम्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, दैट इज द आउटकम्स ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी। तो जब भी आप ए व्हेन बी हैज हैपेंड ऑलरेडी पता लगा रहे हैं, तो उस केस में आप हमेशा इंटरसेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में ही दोनों कंडीशंस को साथ में लिया जाता है। लेकिन सर यहां पे हम साथ में क्या ले रहे हैं, देखो यहां पे भी हम एक तरीके से साथ में ही तो बोल रहे हैं कि यदि बी हो जाता है तो ए की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों इवेंट्स हो रहे हैं ना साथ में। क्या होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी, तो टी बाय बी, ठीक है। अगर उनकी प्रोबेबिलिटी दी है तो आप कैसे निकालते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड, तो आप क्या करोगे, तो आपका जवाब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, जो भी आप लिखें, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्योंकि ये जो नई कंडीशन आई है उसके वजह से हमारे आउटकम्स और सॉल्यूशन पे फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हुए हम पूरे मामले को निपटाते हैं। मामला क्लियर हो गया, काफी आपको समझ में आ गया। हाँ जी सर, ये आपका बेसिक मूल फॉर्मूला है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ही बनेगी अभी, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक दिक्कत आएगी, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी लिखा है, देखो जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि ए इंटरसेक्शन बी दोनों का कॉमन वाला डिवाइड बाय जिस कंडीशन के पूरे होने की बात की गई है। जैसे यहां पे अगर आप देख रहे हो, यहां पे बी हो गया है और ए का पता लगाना है, तो बी आया नीचे। यहां पे ए हो गया है और बी का पता लगाना है, तो ए आया नीचे, ठीक है। सो डिपेंडिंग किस सिचुएशन की बात हो रही है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे शायद हमारे फॉर्मूलाज होते हैं खत्म, और अब हम एग्जांपल्स को शुरू करेंगे। तो लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट एग्जांपल। चलिए, एग्जाम्पल्स तो आए नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, इसके बाद एग्जाम्पल्स होंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे उसको। ये रिमार्क्स देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले कह रहा है, जब आप ए व्हेन बी हैज हैपेंड डिफाइन कर रहे हैं, आप ये अज्यूम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाती है 0, उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है कि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी ये हो ही नहीं सकता। सो द assumption that B has occurred would be meaningless। तो जो चीज हो नहीं सकती उसके होने का अगर आप assumption ले रहे हैं तो बेसिकली वो बात कैसी हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 आ जाती है, मतलब मामला वहीं पे समाप्त। अब आगे देखो, इफ द सैंपल स्पेस S ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स outcome, then in calculating A, probability of A when B has already happened, we basically calculate, जो होता है कहानी क्या होती है,
we basically calculate P of A यानी probability of A with respect to reduced sample space B, क्योंकि इवेंट B हो चुका है तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूस क्यों हो जाता है, क्योंकि सर इवेंट B के होने की वजह से वो वाले आउटकम्स जिसमें इवेंट B नहीं हुआ है वो हमारे सैंपल स्पेस के बाहर हो जाते हैं, इसीलिए हमारा सैंपल स्पेस इसमें रिड्यूस हो जाता है और उसी के बाद से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। रिड्यूस सैंपल स्पेस B रादर देन द रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल सैंपल स्पेस S। तो आपका जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस था उसमें से इवेंट B होने के कारण वो सारे आउटकम जो कि इवेंट B में नहीं शामिल थे वो हट जाते हैं और आपका नया सैंपल स्पेस बन जाता है, जिसके बाद प्रोबेबिलिटी फिर से कैलकुलेट की जाती है, या यूं कहें कि बेटर वे में कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए अब यहां देखिए आपके पास कुछ और इवेंट्स है। मान लीजिए आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एस हैज हैपेंड। अब यहां पे एस मतलब पूरा सैंपल स्पेस, मतलब जैसा ओरिजिनल केस था, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी रहेगी, जैसी थी वैसी रहेगी। ठीक है, अगर आप किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसी इवेंट के होने के बाद तो फिर आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर आप एस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इवेंट ए के होने के बाद तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। इन सारे फॉर्मूलाज को आपको बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप लर्न करोगे तो बाद में इजीली आराम से क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए, if the sample space of a random experiment does not consist of equally likely outcomes, then we can define P of A when B has happened as follows। जैसा कि हमने अब तक चर्चा की है कि अगर इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है तो फिर कैसा मामला होगा, जैसे कि हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वही होगा। ठीक है, चलो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको यहाँ पे कंडीशनल प्रॉपर्टी की, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अक्सर सवालों में देखने को मिलती है, उनको हम यहाँ ध्यान से देख लेते हैं ताकि आपकी कोई भी सवाल का जवाब गलत ना हो। प्रॉपर्टी ए कह रही है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड लाइज बिटवीन 0 and 1। तो अगर इवेंट बी हो चुका है, अगर बी हैज अकर्ड, तब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के लेकर बीच में ही रहेगी। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। आमतौर पे वैसे भी चीजों की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही रहती है, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ भी इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल केस में भी तो होता है ना, किसी भी चीज के इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम अक्सर किसके बीच में बोलते हैं, 0 से 1 के बीच में बोलते हैं, तो वही मापदंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी चलता है। प्रॉपर्टी 2 कह रही है आपसे कि यदि ए और बी दो इवेंट हैं विच आर एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हैविंग सैंपल स्पेस एस and f an event such that p of f is not equal to 0, then probability of a union b when f has happened। अब यहाँ पे 2 की जगह आप 3 इवेंट ले आए। ठीक है, तो उस केस में आपका मामला कैसे चलेगा, देखो यहाँ पे a यूनियन b when f has happened आप जब निकाल रहे हो कि एक इवेंट हो गया है और बाकी दोनों के बारे में चर्चा करनी है, तो probability of a when f has happened प्लस probability of b when f has happened, तो आप probability को आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करवा दोगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन एफ हैज हैपेंड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास 2 इवेंट है और एक तीसरा इवेंट है जो हो चुका है, और आपको अब इन दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको पूरा मामला एडजस्ट करना पड़ेगा ये हो चुके इवेंट के हिसाब से, और आपकी प्रोबेबिलिटी भी जो निकलेगी सामान्यतः जैसे निकलती है वैसे ही निकलेगी, बशर्ते आप बस उस इवेंट को कंसिडर करके हर एक की प्रोबेबिलिटी को पहले एडजस्ट कर देंगे। अगर वो डिसजॉइंट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 0, तो फॉर्मूले में एक चेंज आ जाएगा कि इस चीज को आप यहां मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? फर्क क्या होता है, सिर्फ कोई फर्क नहीं आता, बस आपको यही ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो आप ए यूनियन बी में करते हो उसके मुकाबले में ये अलग इस प्रकार है कि यहाँ पे एफ इवेंट होने के बाद हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी को रीअसेस किया जाता है, मतलब आप दोबारा पता लगाते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फिर ए यूनियन बी का पता लगाते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 3 है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी हैज हैपेंड, तो इसमें आप क्या करोगे, डैश का मतलब है ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, जैसा कि हर बार आप करते हो। बहुत ही सिंपल पैमाना, ऐसा कुछ खास दिक्कत यहां पे नहीं आती है, ठीक है। इसका अगर आप प्रूफ देखेंगे तो आपको प्रूफ की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल ये रूलिंग याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में या आपके पेपर्स में अक्सर प्रूफ नहीं आते, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे एंड नाउ वी वुड फाइनली लुक एट द एग्जांपल्स। चलिए पहला एग्जांपल आ चुका है हमारे सामने फाइनली, और पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है हमसे कि यदि P of A 0.8 है, P of B है 0.5 एंड P of B when A has already happened है 0.4, तो आपको ये फॉलोइंग चीजें बतानी है। देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब भी आपके पास ऐसा प्रोबेबिलिटी आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कृपया कोशिश करें कि आप उसको पूरा प्रोनाउंस करें, उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी और आपको ध्यान रहेगा कि आप क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहां देखो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहले वाले के लिए, क्योंकि सबके लिए प्रोसेस लगभग एक ही फ्लो में चलेगा, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है भैया, P ऑफ B when A has happened। ये कैसे निकालते हैं हम, इसका फॉर्मूला आपको याद है क्या सर? इसका फॉर्मूला याद है सर? P of B when A has happened would be equal to probability of B या A intersection B या B intersection है, जो भी चीज आप लिखना चाहें, होल डिवाइड बाय P ऑफ A। अब इसमें से जो जो वैल्यू आपको पता है उसे रखते जाओ, बाकी पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। तो सर यहां पे आएगा 0.4, यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो आपको फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको पता है 0.8। अब आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे किस किस को, 0.4 को और 0.8 को, तब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मिलनी चाहिए। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। 8 चौक होता है 32, 32 तो 0.32 आएगा आपका आंसर, एंड दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहां पे हमारा पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में तो अगर आप ऐसे देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट हम इसके नीचे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इतनी जगह है अपने पास कि सेकेंड पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज हैपेंड निकाल दो। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्योंकि B हो चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी से ही हम डील करेंगे, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपने बोला 0.32, ऊपर निकाला है आपने जस्ट थोड़ी देर पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको क्वेश्चन में दी है 0.5 सॉरी। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा भैया 32/50, क्योंकि आप यहाँ पे डेसिमल को 2 प्लेसेस से शिफ्ट कर रहे हो ऊपर, उतने ही प्लेस से नीचे शिफ्ट होगा तो वो हो जाएगा 50। 32 को 50 से अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, कितना आएगा सर? हमें एग्जैक्ट डिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक काम करो, देखो कोशिश करो कि नीचे 50 को बना दो 100। उससे क्या होगा सर भाई? देखो उससे ये होगा कि 32 इंटू 2 करने पे आपको मिलेगा 64, नीचे हो जाएगा 50 का 100, 60 डिवाइड बाय 100 आपको पता है 64 डिवाइड बाय 100 वुड बी 0.64। तो आसान हो गया काम, ठीक है ना। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। थर्ड पार्ट अभी बाकी है, उसको हम इधर दिए गए स्पेस में सॉल्व करेंगे, बहुत आसान होगा। आई डोंट थिंक सो इट वुड बी मच ऑफ अ इशू। चलिए थर्ड पार्ट में कह रहा है आपको क्या निकालना है। अरे भैया इतना मोटा पेन नहीं चाहिए, पतला वाला पेन ले लो। चलो ये देखो, कह रहा है A यूनियन B निकाल दो। कितना मुश्किल है भैया A यूनियन B निकालना, जब हमने पिछले टॉपिक में पहले ही पढ़ लिया है। सर आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग टू डू, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। तो P ऑफ A यूनियन B आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यही होगा ना फॉर्मूला के हिसाब से? हाँ सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हो जाएगी, सारी वैल्यूज को हम यहां पे रखेंगे ताकि इजीली आंसर बता सके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगी आपकी 0.8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 0.5, राइट।
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए यूनियन बी, आप ए इंटरसेक्शन बी आपने नीचे लिखी है 0.32। चलिए अब सॉल्व करिए इसको, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 8 5 हो गया 13, तो 1.3 माइनस 0.32। ज्यादा कोई टफ कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। माइनस करो कितना आएगा सर, यहां पे आंसर आएगा 0.98। तो ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी 0.98। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, बड़े आसानी से हो गया। चलिए ए यूनियन बी आपको मिल गया 0.98, गुड टू गो। यस सर, इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। पहला क्वेश्चन अपना समाप्त। अरे रुको भैया, कहाँ? अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, सारी ये लीजिए, ठीक है, गुड टू गो। ऐसा कुछ खास था नहीं जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। आई थिंक सो इजीली आपने सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है कि P ऑफ A 6/11 है, P ऑफ B है 5/11 और P ऑफ A यूनियन B आपको दिया है। आपको क्या बताना है कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा और बाकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। चलिए, हाउ वुड यू फाइंड A इंटरसेक्शन B? प्रोबेबली सवाल का सबसे मुश्किल पार्ट। तो सर A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में से किस किस को माइनस। हाँ जी सर, ए यूनियन बी में से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया। ये कैसे हुआ? तो देखो याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बेसिकली दोनों की पोजीशन चेंज कर रहे हो, इंटरसेक्शन को यहां भेज रहे हो, यूनियन को यहां भेज रहे हो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो नॉर्मल फॉर्मूले में नेगेटिव था, साइड चेंज की वजह से पॉजिटिव है, और यूनियन जो नॉर्मल फॉर्मूला में पॉजिटिव था, साइड चेंज की वजह से नेगेटिव हो जाता है। वैल्यूज पुट कर दो यहां पे, तो सर आपको मिलेगा 6/11 प्लस 5/11 एंड उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये हो गया 6 और 5 कितना 11, माइनस 7/11, ठीक है ना। चलिए कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 6 + 5 11 और उसमें से 7 आपने माइनस किया तो बचेगा 4, तो आपका जवाब आएगा 4/11। इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? तो सर वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ए इंटरसेक्शन बी मिला है मुझे 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिली है मुझे कितनी? तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे मिली है 5/11। प्रोबेबली यहां पे कुछ चीजें और कैंसिल हो जाएंगी। आपने क्या कैंसिल करना है? आपने 11 से 11 कैंसिल कर देना, आपका जवाब आएगा 4/5, है कि नहीं? जी सर। चलिए तो यहां आपने लिख दिया 4/5। दिस इज गुड टू गो। यस सर। अब देखो थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं, काहे कि भैया सवाल खत्म हो जाएगा तो अपने बल्ले बल्ले हो जाएंगे, है ना। चलो थर्ड पार्ट आपका कह रहा है यहां पे कि B when A has happened, तो थर्ड पार्ट लिखा आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A has already happened। उस केस में आप कैसे निकालते हैं? बस जो आपने पिछले वाले में किया उसमें थोड़ा सा ही अंतर है कि A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय अब की बार होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। पहले B था, क्योंकि B हो चुका था, A की निकालनी थी, अब A हो चुका है, B की निकालनी, तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ A से उसको सॉल्व करना है। अब ऊपर आएगा 4/11, बिल्कुल ठीक सर। नीचे आएगा 6/11, बिल्कुल ठीक सर। 11 से 11 कैंसिल करना है, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। आपके पास आया यूं तो 4/6, पर आप उसको भी कैंसिल करके कितना लिख दोगे सर? उसको भी हम लिख सकते हैं 2/3। क्लियर हो गई ये बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? ना जी सर। चलिए, इन केस यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज डू द ऑनर्स, ताकि मैं स्क्रीन क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं। तो ये हमने करी स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समक्ष आ चुका है कि भैया? बिल्कुल आ चुका है सर। कि इवैल्यूएट कीजिए यदि P ऑफ A यूनियन B इफ 2P ऑफ A इज इक्वल्स टू P ऑफ B विच इज 5/13 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 2/5। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो हमें दिया गया है
इंफॉर्मेशन सवाल के हिसाब से कि ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13, मतलब तो यही हुआ ना भैया इसका, है ना। अगर मैं P ऑफ B को हटा दूं तो भैया इक्वल टू साइन ही तो है, तो ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू 5/13। तो यहां से अगर कोई मुझे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे सर, वो हो जाएगी 5/26। बिल्कुल ठीक। अब कोई बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है, तो सर वो तो सीधे सीधे दी है 5/13, है ना, क्योंकि जब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना था मैंने B को हाइड किया, अब जब मुझे B निकालना है तो A वाला पूरा हिस्सा गायब, सीधी सीधी इक्वेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू 5/13। और क्या दिया है, और आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already happened is how much, it is 2/5। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो सर अब यहां बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already happened would be equal to probability of A intersection B upon probability of B, है ना। अब इसमें जो जो वैल्यू आपको पता है वो रख दो, तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 2/5, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको निकालनी है वैसे फाइनली, पर अभी तो हम इंटरसेक्शन पे ही अटके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी बोली इन्होंने, सर इन्होंने बोली 5/13। चलिए अब ये चीज जो डिनोमिनेटर में है ये अगर उस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, तो इनटू 5/13। इज दिस क्लियर? जी सर। यहां पे कैंसिलेशन होगा किसका, सर ये 5 का 5 से कैंसिलेशन, आपके पास कुल मिला के बचेगा कितना, सर हमारे पास बचेगा 2/13 विच वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, सॉरी 2/13 माफ कीजिएगा, नॉट 5/13। तो 2/13 इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब क्या मुझे यही निकालना था, नहीं, सवाल कह रहा है भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालिए। चलिए वो कार्य हम कर देते हैं। तो वो कार्य हम कैसे करेंगे, तो सर देखिए आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालने के लिए, जिसमें मेहनत हमें क्या करनी है, सिर्फ फॉर्मूला रखने की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो हमारे पास पहले से उपलब्ध है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B वो भी हमारे पास उपलब्ध है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो आप यहां पे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दैट इज हाउ मच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगी आपकी 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगी आपकी कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगी 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगी, आपने खुद ही निकाली है 2/13। अब देखो पहले जो सेम डिनोमिनेटर वाले हैं उनको निपटा लो, फिर अपन पूरे का एक बार कैलकुलेशन कर देंगे, है ना। तो भैया जो सेम डिनोमिनेटर वाले हैं वो तो आपस में हो जाएंगे माइनस, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, तो 3/13। क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है? बिल्कुल सर। अब यहां पे आप देखो और आपको क्या निकालना है सर, और हमें निकालना है यहां पे फिलहाल, एक बार देखो कैलकुलेशन सब सही ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि अरे ये माइनस नहीं सर प्लस होगा, क्योंकि 5 बड़ी वैल्यू है, मतलब 5 बड़ा है तो प्लस आना चाहिए। तो यहां पे आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू, अब मैं अगर एलसीएम ले लूं तो 5, यहां पे टोटल हो जाएगा 26, था 13, उसको हम बनाएंगे कितना 26 इंटू 2 करके, तो आपका जवाब यहां पे क्या आएगा सर, हमारा जवाब आएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, नीचे आ गया 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B सर्वसम्मति से हमें मिलेगी 11/26। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, बड़े आसानी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आपने यहाँ पे आंसर निकाल दिया कि A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी आ रही है 11/26, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर होगा थर्ड एग्जाम्पल का। क्लियर है ये बात? इन केस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो, ठीक है। मैं साइड हट गया था भैया, फिर हमने करी यहाँ पे स्क्रीन क्लियर एंड वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ एग्जाम्पल कह रहा है कि A और B ऐसे इवेंट हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 1/3 और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी है 1/4। दी गई चीजों की जानकारी बताइए। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसका बताना है, A when B has already happened, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already happened would be equal to
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट, यही होगा। जी सर, इसमें से काफी सारी वैल्यूज आपको पहले से पता हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्यों लिया हमने, क्योंकि ए व्हेन बी हैज हैपेंड ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर क्या बताएंगे कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड वुड बी, इनका आंसर है 1/4, इनका आंसर है 1/3। अब आप करोगे क्या, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आप सिंपल सरल भाषा में क्या बोलोगे यहाँ पे कि भैया देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड वुड बी 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 3/1, यानी जवाब होगा 3/4। ये क्लियर है? क्या आपका आंसर भी यही आया? बिल्कुल सर, यही आया 3/4। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, तो एक बार यहाँ पे पहले बाउंड्री खींच दो ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि फर्स्ट पार्ट कहाँ है, सेकंड कहाँ है, थर्ड कहाँ है। चलिए, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे समाप्त। सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी। नाउ व्हाट डज दैट मीन कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। डैश सिर्फ ए के ऊपर है, बी के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आप इसको कैसे सॉल्व करते हो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। डैश का मतलब ए नहीं होना चाहिए बी होने के बावजूद, ये ए होगा बी होने के बाद। तो उस केस में 1 माइनस करके आप अपना आंसर बता सकते हो। तो ये तो इजी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी या ए डैश व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड वुड बी 1 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला, सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे समाप्त। सिंपल सीधा फंडा, ठीक है। अब यहाँ पे मेहनत कहाँ लगेगी, थर्ड वाले में। काहे भैया कि इसलिए कि थर्ड वाले में आपको बताना है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यानी ए नॉट हैपनिंग व्हेन बी हैज नॉट हैपेंड। अब देखो दोनों में लग गया नॉट, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका फंडा बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन विथ बी नॉट, यानी दोनों नहीं हो रहे हैं उनका कॉमन, होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हैपनिंग, ठीक है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है तो क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हैपनिंग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। हमें ए नॉट यानी ए नॉट हैपनिंग इंटरसेक्शन विथ बी नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इस केस में हम क्या करते हैं सर, सिंपल सा फंडा जो कि आप लगभग हर सेशन में रिपीट करते हैं कि आप दोनों का नॉट साइन जो है कि नहीं होगा वो कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास बचेगा ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। और नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप ऐसे लिखें कंफ्यूज ना होने के लिए, तो बी डैश। चलिए, क्या हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट हैपनिंग, ए यूनियन बी नॉट हैपनिंग? बिल्कुल सर, इसका फॉर्मूला भी आपने सिखाया है। तो यहां पे जो आपके आंसर आएंगे वो कुछ इस प्रकार आएंगे भैया कि इधर आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा बी डैश के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये क्लियर है? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। हम इन दोनों में जो डैश वाला चीज था उसको हटा के उसके अल्टरनेट फॉर्मूला को लेके आ गए, क्योंकि हमारे पास यही वैल्यूज है, ठीक है ना। तो आप यहां पे बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी इज नॉट हैपनिंग, दैट इज ए नॉट हैपनिंग व्हेन बी इज नॉट हैपनिंग। अगर मैं इसको करेक्ट भाषा में बोलूं तो 1 माइनस ए यूनियन बी। तो भैया 1 माइनस, आपको ए यूनियन बी पता है क्या सर? ए यूनियन बी तो पता नहीं है, लेकिन क्या ए यूनियन बी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकलेगा ए यूनियन बी? सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा, कुछ लोग इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी लिख देंगे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, देश स्वतंत्र है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आपको पता है 1/3, तो आप लिख दोगे नीचे 1 माइनस 1/3, कम से कम एक तो सॉल्व हो जाए, बात ऐसी है, ठीक है। चलो फर्दर अगर मैं इसको लेके जाऊं तो आप बोलोगे ए डैश व्हेन बी डैश इज देयर, देन आप बोलोगे 1 माइनस, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा सर, ए हो गया 1/2
प्लस बी हो गया 1/3 माइनस हो गया 1/4, ठीक है ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, होल डिवाइड बाय आपसे कहा जाएगा यहां पे आएगा 2/3, ठीक है। व्हाट इज 1/2 माइनस 1/4, आधे में से 1/4 माइनस कर दो, कितना बचेगा सर 1/4 ही बचेगा। ये तो बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स हम बचपन में सीख चुके हैं कि ये हाफ है, ये 1/4 है, तो 1/4 को हाफ से माइनस कर रहे हो, एलसीएम लेके करोगे तो भी 1/4 मिलेगा आपको, ठीक है, और एलसीएम लिए बिना भी करोगे तो भी आंसर वही मिलेगा। कितना भैया सर, हाफ में से 1/4 अगर हम माइनस करेंगे, आप देखो करके देख लो, ये है 1/2, ये है -1/4 इंटू 2 करना पड़ेगा, 2 तो ये हो जाएगा 2 - 1/4 दैट इज 1/4, ठीक है। पर ये कैलकुलेशन अपन बड़े हो गए तो यहाँ पे लिख के नहीं करेंगे। तो आपके लिए जो आंसर हम निकाल रहे थे वो होगा यहाँ पे देखो, ए नॉट हैपनिंग व्हेन बी हैज नॉट हैपेंड वुड बी 1 - 1/4 प्लस 1/3। ये दोनों को कैंसिल करने के बाद आया, नीचे आपका 2/3 अभी भी चल रहा है। सो व्हाट इज 1/4 प्लस 1/3, 4 और 3 हो जाएगा सर, यहाँ पे देखोगे आप 12, ठीक है। आप अगर ऊपर देखोगे तो आएगा 7/12। ये आपको कैलकुलेशंस माइंड में ही करने हैं, वही सही तरीका है, ठीक है। उससे ही आपका सही इंप्रेशन जाएगा टीचर पे, वरना टीचर सोचेंगे क्या बच्चा है, इतने सिंपल कैलकुलेशन भी लिख लिख के कर रहा है। करके देख लो 1/4 प्लस 1/3, देखो यहाँ पे, तो 1/4 प्लस 1/3 आपने एलसीएम लेने के लिए यहाँ इंटू 3, यहाँ इंटू 4, तो 3 + 4/12, तो जवाब आया आपका 7/12, ठीक है, 7/12। सो दिस वुड बी 1 - 7/12 अपॉन 2/3। बस बेसिक कैलकुलेशन और करने, 7 बाय माइनस करोगे आप, आपके पास आएगा 5/12 अपॉन 2/3। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। क्या होगा भैया सर, देखिए इतनी गणित तो हम सबको आती है कि ये 3 और 12 कैंसिल होके हो जाएगा 4, तो आंसर आएगा फाइनली 5/8, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप चाहें तो देखें ऊपर देख भी सकते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ए नॉट हैपनिंग व्हेन बी हैज नॉट हैपेंड वुड बी कितना सर, 5/12 इंटू 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे चीजों को कैंसिल करोगे जवाब आएगा 5/8। ये क्लियर है जी सर। मैंने फाइनल आंसर लिखा ऊपर सबसे, उसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम पैटर्न में फ्लो हुई है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, इस बात का विशेष अनुरोध है आपसे, ठीक है। आंसर आया आपका 5/8। क्लियर है ये मामला जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 हमने तीनों पार्ट समाप्त कर दिए। पहला इजी, दूसरा पहले की वजह से इजी, तीसरा थोड़ा चैलेंजिंग टास्क था, पर उसमें भी अगर आप समझदारी से करोगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। बहुत जगह किताबों में ए यूनियन बी निकालने को पहले ही बोल देंगे, तो आप वो भी तरीका ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत जगह आपको बोलेंगे बी डैश भी पहले ही निकाल लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं किया अपन ने। तो अलग से करो या यहाँ पे करो, बात बराबर ही, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। इनकेस यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट, डू दी ऑनर्स। हमारा ये वाला सवाल यहाँ पे समाप्त, स्क्रीन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत सारी जानकारी दे रहा है। क्या कह रहा है? 10% of the bulbs produced in a factory are red color, 2% are red and defective. अच्छा, if one bulb is picked at random, determine the probability of its being defective if it is red. देखो 10% बल्ब कैसे हैं सर? 10% बल्ब ऐसे हैं जो कि रेड कलर के थे, और 2% ऐसे हैं जो कि रेड और डिफेक्टिव दोनों हैं, ठीक है। चलो अब यहां देखो, पहले तो इवेंट ए डिफाइन कर दो, या इवेंट ए एंड बी डिफाइन कर दो। तो इवेंट ए हो गया बल्ब इज डिफेक्टिव। क्या बोला? इवेंट ए बल्ब इज डिफेक्टिव, ये आपका इवेंट ए हो गया, ठीक है। व्हाट इज द इवेंट बी? तो सर इवेंट बी हो गया बल्ब इज रेड। ओके, गुड टू गो। यस सर, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो हमने ए बोला बल्ब डिफेक्टिव है, बी बोला हमने कि बल्ब लाल कलर का है। चलिए, अब यहां पे देखिए, आप बताएंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किस चीज की? तो सर हम बोलेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है क्या कि बल्ब डिफेक्टिव की? नहीं पता। बी की पता है? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी आपकी 10%, यानी 10/100, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड डिफेक्टिव? तो सर रेड भी है और डिफेक्टिव भी है, तो भैया रेड एंड डिफेक्टिव, या ऐसे लिख लो कि ए फॉर डिफेक्टिव लिखा हमने, बी फॉर रेड,
तो डिफेक्टिव एंड रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2%। अब 2% को हम करेंगे किसमें चेंज, फ्रैक्शन में चेंज, तो वो हो जाएगा 2/100। इज दिस क्लियर? जी सर। अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब व्हेन इट इज ऑलरेडी रेड। तो बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे रेड कलर को, तो आपको ये पता चल गया कि रेड कलर का है बल्ब, मतलब बी पार्ट हो गया, मतलब कलर रेड डिस्कवर हो गया, तो वो वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें ए की बात पता लगानी है कि डिफेक्टिव है या नहीं। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने लिखा है 2/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हमने लिखा है 10/100। जानबूझ के चीजों को कैंसिल नहीं किया है, क्योंकि बहुत कुछ डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहां पे आप 100 से 100 सीधे सीधे कैंसिल करोगे, जवाब आएगा 2/10। अब इसको आप या तो 1/5 भी लिख सकते हो, या 0.2 भी लिख सकते हो, या परसेंटेज में लिखोगे तो 20% भी लिख सकते हो। ठीक है ना, सारी चीजें यहां पे सही है। जिस भी चीज में आप लिखे 20% भी लिख सकते हो, 1/5 भी लिख सकते हो, 0.2 भी लिख सकते हो, सब कुछ सारे आंसर्स ही करेक्ट हैं। हालांकि पूरा सवाल क्योंकि परसेंटेज में चल रहा है, तो बेहतर है कि एंड रिजल्ट भी आप परसेंटेज में ही बताएं, दैट इज द बेस्ट आइडिया। ठीक है, चलो यहां पे अपन करेंगे स्क्रीन को क्लियर, लेकिन उसके पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, और अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए स्क्रीन क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। ठीक है, तो अगर मैं पहले सेंटेंस को देखूं तो मेरे जो सैंपल स्पेस होगा उसमें कितनी क्वांटिटीज होगी, तो सर सैंपल स्पेस में हमारे पास हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10, क्योंकि 1 से लेकर 10 नंबर है। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, अब क्या हो जाएगा, अब आपने बोल दिया कि अगर आपको एक कंडीशन मिल गई है तो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पे लगना शुरू हो जाती है कि नंबर इज मोर देन 3। तो आप यहां पे इवेंट बी इंट्रोड्यूस कर दोगे। ठीक है, विच इज नंबर इज मोर देन 3। तो उस केस में आपका जो सैंपल स्पेस है उसको क्या होगा सर, उसका जो हमारा क्वांटिटी है वो हो जाएगा कम। वो हो जाएगा कितना सर, वो हो जाएगा 7। क्यों भैया, क्योंकि 10 थे सर पहले, मोर देन 3 हो गया, तो मतलब 1, 2 और 3 नहीं आ सकता। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 7 नंबर आ सकते हैं, तो वो 7 हमारी यहां पे हो जाएगी अब नई सैंपल स्पेस, जिसको हमने बी से डिनोट किया। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। अब आपकी ए वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी, ए वाली सिचुएशन हो जाएगी इवन नंबर। ठीक है, और कौन सा होगा, तो देखो ब्रैकेट में आपको लिखना है यहां पे मोर देन 3। काहे, क्योंकि सर हम यहां पे सेकेंड कंडीशन जो है, ये जो बी वाली कंडीशन है उसको कंसिडर करके चलेंगे। तो उस केस में आपका एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, इवन नंबर चाहिए लेकिन मोर देन 3 चाहिए। काहे, क्योंकि पहले ही कंडीशन लग चुकी है कि जो नंबर आने वाला है वो मोर देन 3 आ रहा है। ठीक है, तो आपने कहा सोचा इवन नंबर मोर देन 3 कौन सा, 4, 6, 8 और 10, तो ऐसे 4 नंबर्स है। अब आपसे अगर कोई पूछे प्रोबेबिलिटी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये हमें बतानी है। यानी जब नंबर 3 से बड़ा है, ये हो चुका है, ये पता चल चुका है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सर ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पे हो जाएगी 4/7। इज दिस क्लियर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो हो जाएगी 4/10, उसकी निकालेंगे 7/10, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, वो भी ठीक है, या आप ऐसे करेंगे तो भी ठीक है। दोनों ही केस में आपका आंसर 4/7 ही आएगा। इज दिस क्लियर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 हमने समाप्त किया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो। अब हम करेंगे यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपने एक कॉइन टॉस किया 3 बार। ठीक है, क्या किया आपने, कॉइन टॉस किया 3 बार। आपको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड
तीन अलग अलग केस यहाँ पे दिए, हमें तीनों सॉल्व करने हैं। चलिए सबसे पहले वाले की बात करते हैं। पहला वाला कह रहा है आपसे, पहला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, ई हेड्स ऑन थर्ड टॉस व्हेन एफ देयर इज ऑलरेडी हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। ठीक है, अब यहां पे देखो आपका इवेंट एफ क्या है, इवेंट एफ है आपका हेड्स ऑन टू टॉसेस, हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। ठीक है, फर्स्ट टू टॉसेस। अच्छा बताओ, अगर आप 3 कॉइन टॉस कर रहे हो और पहले दोनों पे हेड्स आ रहा है, ठीक है, पहले दोनों पे क्या आ रहा है, हेड्स आ रहा है, कितने पॉसिबल केस हैं इसके बाद वाले मामले में? मतलब जब आपकी पहले दोनों के हेड्स आ गए तो फिर तीसरा क्या बचेगा? सर इसमें जो आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो हो जाएंगे कितने? तो सर वो हो जाएंगे 2। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका हेड्स, हेड्स टेल, और दूसरा हो जाएगा हेड्स हेड्स हेड्स। ठीक है, अब अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि ये टेल्स की जो अलग अलग पोजीशन होती है जिसमें सेकंड और फर्स्ट पे भी आ जाता है, वो हमने क्यों कंसिडर नहीं किया? क्योंकि उस केस में अगर आपका ये टेल्स अलग अलग पोजीशन पे आ जाएगा तो आपकी जो कंडीशन है कि पहले दोनों टॉस पे हेड्स आना चाहिए वो हिल जाएगी। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि कुल मिला के 2 हेड्स, उन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कि फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड्स आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहां पे इवेंट ई क्या है? इवेंट ई है आपका, अगर आप देखोगे क्वेश्चन में साफ साफ डिफाइंड है कि हेड्स ऑन थर्ड टॉस, हेड्स ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, अब देखो सामान्यतः आपको बहुत सारे ऐसे इवेंट्स मिलेंगे जहां पे आपको तीसरे टॉस पे हेड्स मिल रहा है, लेकिन हम यहां पे वही केस को कंसिडर करेंगे जो कि हमारे लिए काम का है। ठीक है, तो उसमें आप बोलोगे भैया एक ही ऐसा आउटकम है विच इज हेड्स हेड्स हेड्स, और ये हमने कब बोला? क्योंकि हम यहाँ पे पहली वाली दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए अपना यहाँ पे रिजल्ट गिन रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड वुड बी प्रोबेबिलिटी 1/2। कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो आपका जवाब आया 1/2। चलिए, ये हो गया पहला वाला मामला। अब देखो दूसरा इसमें पार्ट है, उसमें क्या बात चल रही है जरा उसको भी देख लेते हैं। तो सर हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें कह रहा है एट लीस्ट 2 हेड्स। सेकंड पार्ट में क्या है भैया? इवेंट एफ आपका एटमोस्ट 2 हेड्स। तो एफ कहा आपने एटमोस्ट 2 हेड्स। अब बताओ आप खुद सोच के कितने पॉसिबल केस हैं जिसमें आपको हेड्स आता है और एटमोस्ट 2 बोला है, यानी एक भी हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, एक हेड होगा तो भी चलेगा, और 2 होंगे तब भी चलेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर फॉलोइंग ए नंबर ऑफ आउटकम्स विच वुड बी इन कंसिडरेशन विद दिस पर्टिकुलर कंडीशन, वो कौन से होंगे? एक तीनों टेल वाला, एक हेड 2 टेल वाले 3 केस, और 2 हेड वाले 3 केस। तो कुल मिला के आपके 7 आउटकम होंगे भैया जो कि इस मामले में आपके फेवर में होंगे। ठीक है, इसमें एफ ई कंडीशन क्या है? ई कंडीशन कह रहा है आपका कि एटलीस्ट 2 हेड्स। अब वैसे अगर आप सोचोगे तो एटलीस्ट 2 हेड्स वाले 4 केस होंगे। ठीक है, कि कम से कम 2 बोला आपको, तो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, है ना। लेकिन ऊपर दी हुई कंडीशन को अगर मैं ध्यान में लेके चलूं तो यहां पे मेरा जवाब आना चाहिए 3। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड वुड बी हाउ मच? तो सर वो हो जाएगी 3/7। ये क्लियर है? ठीक है, यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कंसिडरिंग इवेंट एफ, कंसिडरिंग इवेंट एफ। ठीक है, यानी इवेंट एफ को कंसिडर करते हुए हमारे कितने सॉल्यूशन होंगे। यहां पे भी आप लिख सकते हो कंसिडरिंग इवेंट एफ, वो मर्जी आपकी है। तो हमने पहला केस कर दिया, दूसरा वाला केस भी सॉल्व कर दिया। स्पेस थोड़ी कम लग रही है तो प्रोबेबली थर्ड वाले के लिए हमें इन दोनों को इरेज करना पड़ेगा। इन केस यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट
एक बार देख लो, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर करते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, एक का आया 1/2, एक का आया 3/7। अब देखो थर्ड केस में वो क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। तो सर थर्ड वाले केस में मामला कुछ ऐसा बन रहा है, कलर हम अगर अच्छा सा कोई चूज करें तो ये देखिए, इवेंट एफ जो है हमारा, उसमें आप कह रहे हैं एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए आपके कॉइन टॉस के रिजल्ट में। तो ऐसे कितने आउटकम हैं सर? ऐसे अगर हम सोचेंगे तो 7 आउटकम है। कम से कम एक वाले यानी एग्जैक्टली एक वाले 3, एग्जैक्टली 2 वाले 3 और एग्जैक्टली 3 वाला 1, तो कुल मिला के 7 आउटकम। इवेंट ई जो होगा उसकी क्या बात है, उसमें बोला एटमोस्ट 2, ठीक है। तो एटमोस्ट 2 टेल्स, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं कंसिडरिंग एफ, कंसिडरिंग इवेंट एफ, यानी इवेंट एफ हो चुका है, ठीक है। तो क्योंकि हम इस इवेंट को कंसिडर कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स आपके नॉर्मल केस से कम आएंगे। नॉर्मली अगर कोई पूछेगा एटमोस्ट 2 टेल्स वाले आउटकम, तो 0 टेल वाला 1 टेल वाले 3 और 3 टेल और 2 टेल वाले 3, तो 7 होते। लेकिन यहां पे हमें क्योंकि इवेंट एफ को कंसिडर करके चलना है, तो हमारा जवाब हो जाएगा यहां पे 6। वो वाला केस जिसमें तीनों हेड्स आते हैं, एक भी टेल नहीं आता, वो यहां पे नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो आपका जवाब होना चाहिए 6/7। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, बड़े आसानी से हो गए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट भी हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक ब्लैक और एक रेड डाई आपने रोल किया, ठीक है। चलिए देखो, ब्लैक और रेड डाई दोनों अलग अलग कलर के डाई हैं, तो जरा ध्यान रखना कैसे हमारा रिजल्ट आएगा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9, ठीक है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। चलो अब देखो यहां पे नॉर्मल केस में आपके टोटल आउटकम कितने होंगे? 36। ये क्लियर है जी सर। अब यहां पे हमने लगाया इवेंट बी, जिसमें ब्लैक डाई, जिसको हम यहां पे कौन सा बोल रहे हैं? देखो ब्लैक और रेड को मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ब्लैक वाला फर्स्ट है और रेड वाला सेकंड है, ठीक है। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ठीक है। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में डाई 1। तो इस केस के हिसाब से आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? पॉसिबल आउटकम सर हो जाएंगे, क्योंकि हमने ब्लैक वाले को फर्स्ट डाई माना है, तो ऐसे 6 ही केस होंगे जिसमें 5 आएगा पहली नंबर पे, है ना। तो आप क्या बोलोगे यहां पे? जवाब क्या होगा आपका? 6 हो जाएगा। पहले था 36, लेकिन इवेंट को कंसिडर करते हुए हमारा जवाब आया यहां पे 6। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। अब यहां पे देखो, आप चाहें तो लिस्ट बना सकते हैं कि 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, ये सारे केस ऐसे हैं जो कि हमारे दिए हुए आउटकम को क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? जी सर। चलो अब सेकेंड पार्ट आपका कह रहा है कि सम आना चाहिए 9। तो इवेंट ए आपने बोला सम ऑफ डिजिट्स इज 9। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, बड़े आसानी से यहां पे हमारा काम हो गया। तो हम इसी के हिसाब से आगे चलेंगे। सम ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर देन 9। ओके, देखो भैया ग्रेटर देन 9 बोला, एग्जैक्टली नहीं। सम ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर देन 9, 9 से ज्यादा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, केवल 9 पे आंसर अलग आएगा, ग्रेटर देन 9 पे अलग आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में आप यहां पे क्या लिखोगे? कंसिडरिंग, मतलब हमने जो कंडीशन है उसको यहीं पे लगा दिया। तो कंसिडरिंग कितना बोला आपने? कंसिडरिंग कौन सा? कंसिडरिंग इवेंट एफ। ये अब आपको बताना है कितनी यूनिट्स होंगी। तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए, क्योंकि सम ग्रेटर देन 9 बोला है, मतलब सम आ सकता है 10, 11 या 12।
क्योंकि 2 डाइस के केस में 12 के पार तो आप जाते नहीं हो। अब अगर आपको सम 10 चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है सर, एक ऑप्शन है 5,5, बिल्कुल ठीक कहा। अब उसके अलावा कोई और ऑप्शन जो कि ऊपर दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करे ना, सम 10 के केस में तो नहीं है, 2 ही होते हैं, 5 5, एक होता है कितना 6 4, एक होता है 4 6, दोनों के केस में से एक 5 5 है वो। और अगर मैं सम 11 का सोचूं तो भी 2 ही मामले होते हैं, एक 5 6, एक 6 5, जिसमें से 5 6 होगा कंसिडर, क्योंकि हमने बोल दिया कि डाई 1 पे 5 ही आ रहा है, तो 2 मामले बने आपके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी सम 9 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी, अगर डाइस पे पहले से 5 आ चुका है तो आपका हो जाएगा 2/6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3। इज दिस क्लियर? ये 6 कहां से आया? 6 हमने वो केस लिए जो कि डाई 1 की कंडीशन ऑफ गेटिंग अ 5 विच इज अ ब्लैक डाई, उसके केस को फुलफिल कर रहे थे। केस 2 यानी इवेंट 2 लिया हमने यहां पे कि जिसमें सम आ रहा था मोर देन 9। तो वैसे तो मोर देन 9 वाले आपको मिलेंगे कितने? सब मोर देन 9 वाले हमको मिलेंगे 4 केस, लेकिन उनमें से 2 ही ऐसे हैं जो ऊपर वाली कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, तो हमने उसके हिसाब से उनकी संख्या लिखी है। ठीक है, इसलिए हमारा जवाब आया 2/6 यानी 1/3। इन केस यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। अब बहुत जगह पे एग्जाम में टीचर्स क्या बोलते हैं, आउटकम सारे लिखो। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, मर्जी आपकी, या आपके टीचर से भी एक बार पूछ सकते हो उनकी क्या राय है। मेरे हिसाब से अब 11th में आ गए तो इवेंट के सारे आउटकम लिखने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बड़े बच्चे हो गए समझ ले तो ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। गिवन दैट द नंबर अपियरिंग ऑन द थ्रोइंग ऑफ 2 डाई आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई इज 4। देखो सबसे पहले आपको यहीं पे 2 इवेंट दे दिए। इवेंट बी क्या है? इवेंट बी है आपका नॉर्मल केस में अगर आप देखते हो आपका आता है 36। अब इवेंट बी कह रहा है डिफरेंट नंबर ऑन 2 डाइस, नंबर ऑन 2 डाइसेस। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, कितने ऐसे आउटकम होंगे जिसमें कि डाइस थ्रो करने पे डिफरेंट नंबर आते हैं? तो सर एग्जैक्टली तो हमें नहीं पड़ा, मतलब हमें गिनना पड़ेगा। गिनना क्यों पड़ेगा? इसके टोटल में से जो सेम वाले हैं वो माइनस कर दो। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है 6 होते हैं। कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इन 6 आउटकम्स में दोनों ही डाइस पे सेम नंबर आता है, और ने बोला दोनों डाइस पे सेम नहीं डिफरेंट नंबर आना चाहिए, तो उस केस में आपकी संख्या बल हो जाती है 30 के बराबर। ठीक है, क्लियर है? अब आपसे इवेंट ए में क्या बोल रहा है? इवेंट ए में बोल रहा है कि सम आना चाहिए 4। ठीक है, तो इवेंट ए बोला आपने कि सम ऑफ नंबर्स इज 4। कितना बोला आपने? सम ऑफ नंबर इज 4। अब इसके पॉसिबल केसेस, गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, कंसिडरिंग इवेंट बी। ठीक है, अब इवेंट बी को अगर मैं कंसिडर करूं तो मेरे आउटकम्स कितने हो जाएंगे? तो मेरे आउटकम्स हो जाएंगे यहां पे अगर आप देखोगे तो वैसे तो सम 4 वाले 3 केस होते हैं, 1 3 2 2 3 1। इसमें से जो 2 2 वाला है वो वाला केस हम वैसे भी नहीं ले रहे हैं इवेंट बी को मद्देनजर रखते हुए, तो हमारे पास 2 ही आउटकम आएंगे। तो प्रोबेबली यहां पे जब हम आंसर निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यानी sum of digits equal to 4 when different digits are appearing on the dice, our answer would be 2/30 which is also equal to 1/15, very less probability। चलो कोई बात नहीं, लेकिन भैया हमारा काम था सॉल्व करना, आंसर निकालना, वो हमने निकाल के दे दिया। मामला क्लियर? कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल 9 हमने समाप्त किया, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, in a group of 100 sports bike car buyers, okay, 40 bought alarm system, ठीक है, 30 bought bucket seats and 20 purchase an alarm system and bucket seats। ठीक है, if a car is chosen at random bought an alarm system, ये हमें पहले से पता है, what is the probability that he bought bucket seats as well? दोनों चीजों के बारे में बात करनी। ठीक है, देखो यहां पे टोटल कितने लोग थे? 100 थे। अब इन्होंने कहा इवेंट ए मान लो कार विथ बकेट सीट्स। ठीक है, कार विथ बकेट सीट्स।
कितने केस है भैया, कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे n ऑफ a वुड बी कितनी भैया, कार विद बकेट सीट्स 30। ठीक है, इवेंट बी क्या होगा, यहीं पे देखो अलार्म सिस्टम, तो आप बोलोगे कार विथ अलार्म सिस्टम। तो वो क्या हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा n ऑफ b इज इक्वल, n ऑफ b हो जाएगा कितना, n ऑफ b हो जाएगा 40, राइट। क्या लिखा है ना भैया 40, और 10 ने परचेज किया दोनों वाला, तो आप यहां पे बोलोगे a इंटरसेक्शन b इज कार विथ बोथ फीचर्स। कौन से दो फीचर्स हैं, अलार्म भी और आपका बकेट सीट भी। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, तो सर इस केस में जब आप निकालोगे नंबर, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b वुड बी इक्वल टू 20, राइट। हाँ जी सर, क्योंकि इन गाड़ियों में दोनों हैं। आपको क्या चाहिए, अगर व्यक्ति ने अलार्म सिस्टम वाली कार ले ली है, तो आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनकी गाड़ी में बकेट सीट भी होंगे। ठीक है, तो देखो क्या चीज हो चुकी है, गाड़ी में अलार्म सिस्टम है, ये बात डिफाइन हो चुकी है। तो जो हो चुका है इवेंट ए, और जिसके बारे में पता करना है वो है इवेंट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, साफ साफ लिखा है, देखो इफ अ कार वाज बाय चोजन एट रैंडम बॉट एन अलार्म सिस्टम, अलार्म सिस्टम वो ले चुका है, तो इवेंट ए अलार्म सिस्टम वाला नहीं, इवेंट ए कौन सा है सर, इवेंट ए है आपका बकेट वाला, सो सॉरी। तो इवेंट ए है आपका बकेट वाला और इवेंट बी है आपका अलार्म सिस्टम वाला। तो अगर व्यक्ति की गाड़ी में अलार्म सिस्टम है, ये सुनिश्चित हो चुका है, मतलब इवेंट बी हो चुका है, तो इवेंट ए यानी बकेट सीट की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपका जवाब क्या होगा सर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन बी। तो जितना गणित हमको आता है भैया, ए इंटरसेक्शन बी में 20 है, अलार्म वाले 40 हैं, तो आप अगर यहां पे निकालोगे कैंसल आउट करके, तो ये आएगा 1/2। इज दिस क्लियर जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। अब बहुत जगह किताबों में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल के बताएंगे पहले, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे अलग से। तो आप क्या कर सकते हो, आप वो वाली अप्रोच भी कर सकते हो, लेकिन उसमें समय लगेगा। ठीक है, उस बात का आप ध्यान रखें। यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप ये चीज कर सकते हो कि डायरेक्टली आपने वैल्यूज रख के आंसर बता दी कि आपका आंसर आया 1/2। इज दिस क्लियर जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। अच्छा ऐसे एक बात देखो, ये 40 और 30 हो जाएगा 70, 70 माइनस 20 करोगे आएगा 50। तो सर बाकी कहाँ गए, तो बेसिकली बाकी 50 में से कुछ नहीं लिया होगा किसी ने। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। वैसे आपको वो निकालना नहीं है, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है व्हेन बी हैज हैपेंड, मतलब बकेट की निकालनी है जब अलार्म सिस्टम लग चुका है तब। तो आपका जवाब आएगा 1/2 भी लिख सकते हो या 0.5 भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में एक टेबल दिया है और यहाँ पे कौन कौन से पेट ओन करते हैं, जैसे मेल फीमेल टोटल, यहाँ पे आपको हैव पेट्स डू नॉट हैव पेट्स सारी जानकारी दी है। अब आपको देखो क्या बताना है, क्वेश्चन जिसके आगे आएंगे प्रोबेबली, तो हमें क्वेश्चन देख के आंसर बताना है। ठीक है, अरे कहाँ गया, फ्रॉम द गिवन डेटा, अच्छा यही लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन इज अ मेल गिवन दैट ही ओन्स अ पेट। ठीक है, ओन्स अ पेट मतलब हमारे लिए कौन सी चीज यहाँ पे किसी काम की नहीं है, तो ये वाली। ठीक है, चलो ये वाली चीज हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि वो डू नॉट पेट हैव पेट्स के बारे में बोल रहा है, लेकिन हमें उन्होंने पहले बोल दिया कि उसके पास पेट है। ठीक है, अब इवेंट कैसे डिसाइड होगा, तो देखो यहां पे इवेंट ए आपका हो जाएगा, इवेंट ए हो जाएगा आपका कि रैंडम पर्सन, पर्सन इज अ मेल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ये पता नहीं है अभी। या एक काम करो, पहले इवेंट बी का पता लगाओ। तो इवेंट बी क्या है, गिवन दैट ओन्स अ पेट, तो इवेंट बी हो गया यहां पे पर्सन ओन्स अ पेट। ठीक है, अगर पर्सन ओन करता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी आपकी पर्सन के पेट ओन करने की। आपको यहां पे साफ साफ प्रोबेबिलिटी दी गई है। ठीक है, 0.86।
कितनी बोली आपने? 0.8, क्योंकि पेट ओन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.86। ठीक है, टोटल लिखा है ना, देखो तो आपने लिखा यहां पे हैव पेट्स में 0.86। ठीक है, अब इवेंट ए अगर कोई पूछे पर्सन इज मेल, अब यहां देखना, अगर मैं ऐसे सोचूं पर्सन इज मेल तो मेरा जवाब पता है क्या आएगा? ये 0.49, क्योंकि वहां पे मैंने सिर्फ क्या लिखा? पर्सन इज मेल। तो ये सारे लोग जिनके पास पेट हो या ना हो ये हमेशा मेल ही रहेंगे, जेंडर तो चेंज नहीं हो जाएगा पेट के होने या ना होने से। लेकिन अगर मैं इवेंट बी को कंसिडर करके सोचूं तो आपने लिखा यहां पे कंसिडरिंग इवेंट बी, तो आपको अब सेम चीज का जवाब सोचना है बी को कंसिडर करके। बी में उन्होंने बोल दिया कि भैया इंसान के पास पेट है, तो इंसान के पास पेट है और इंसान मेल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0.41। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.41। इज दिस क्लियर? जी सर। अब अगर मैं यहां पे आपसे पूछूंगा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट द पर्सन इज having a pet, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज पर्सन इज अ मेल गिवन दैट पर्सन इज हैविंग अ पेट, आपका जवाब होना चाहिए 0.41 अपॉन 0.86। ठीक है, अब यहां पे आप क्या लिखोगे जवाब में? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा फाइनली 0.477। ठीक है, ये देखो यहां पे अगर आप देखोगे इस बात को तो 0.41 यही दर्शा रहा है कि पर्सन मेल भी है और पर्सन के पास पेट्स भी हैं। ठीक है, तो आपका जवाब आया 0.41, जिसको आप यहां पे लिख सकते हो। आप कुछ लोग पता है क्या करेंगे, इवेंट ए में लिखेंगे पर्सन इज अ मेल, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे 0.49, फिर निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी पर्सन मेल भी है और ओ पेट को भी ओन करता है, तो उन दोनों कंडीशन के हिसाब से आपका जवाब आएगा 0.41, जिसको डिवाइड किया आपने पर्सन ओन्स अ पेट वाली प्रोबेबिलिटी से और आपका फाइनल आंसर आया 0.7477। इन केस यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट, मैं ताकि अगले प्रश्न पे मूव कर सकूं स्क्रीन क्लियर करने के बाद। चलिए स्क्रीन यहां पे क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी भैया, देखो खतरनाक क्वेश्चन ना आ जाए कोई। क्वेश्चन नंबर 11 हमने समाप्त कर दिया। 12 कह रहा है इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, 403 कन्याएं हैं, 430 हैं। इट इज नोन दैट, अब यहां से आपकी कंडीशन शुरू हो गई, इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। ठीक है, what is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th given that the chosen student is a girl। चलिए, जो given that है वो हमारी क्या हो जाती है? वो हमारी हो जाती है कंडीशन, जिसके हिसाब से फिर आपका जवाब निकलेगा। तो आपने इवेंट की chosen girl is a, या chosen student is a girl, तो chosen student is a girl। चलिए, ये आपको इवेंट मिल गया, स्टूडेंट इज अ गर्ल। अब आपका यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? तो सर हमने साफ साफ लिखा है कि 430 गर्ल्स है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जवाब 430। अब नाउ इवेंट ए क्या होगा? इवेंट ए होगा कि द चोजन स्टूडेंट इज स्टडीज इन क्लास 12, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में कि चोजन स्टूडेंट, ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो गर्ल, क्योंकि आपने इवेंट बी को कंसिडर कर लिया है। ठीक है, गर्ल स्टडीज इन विच क्लास? स्टडीज इन 12th, ऐसा लिख दिया आपने। ठीक है, चलो अब अगर ये हो रहा है तो हमें यहां पे निकालना पड़ेगा भैया इनकी कितनी संख्या है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए क्या दिया उन्होंने कि 430 में से 10% 12th में पढ़ती हैं, तो 430 का 10% निकाल दो, तो 430 इंटू 10/100 यानी 10%। अब आप 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो एक ये कैंसिल हो गया, दूसरा भैया ये कैंसिल हो गया। आपका जवाब यहाँ पे कितना आएगा सर? मेरा जवाब आएगा यहाँ पे 43। ठीक है, तो इवेंट बी को कंसिडर करते हुए मैंने इवेंट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले,
तो अब अगर मुझे कोई प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, उसी के हिसाब से हमने ए वाले आउटकम निकाले तो हमारा जवाब क्या होगा कि 43 अपॉन कितना 430 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे जवाब आएगा 1/10 यानी 0.1। इज दिस क्लियर? जी सर। वैसे ये जो 10% लिखा है ना, ये भी उसी का आंसर है। इसमें भी उन्होंने बता ही दिया कि 430 में से 10% हैं जो कि 12th क्लास में पढ़ने वाली कन्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये वाला सवाल आसानी से समाप्त हो गया। इन केस यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीन इज ऑल योर्स। बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है कि एक इंस्ट्रक्टर ने क्वेश्चन बैंक बनाया है जिसमें 300 इजी क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट वाले हैं, 500 इजी मल्टीपल चॉइस है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस। दो तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट में एक ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं और दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। दोनों में कुछ इजी है कुछ डिफिकल्ट है। आपको सारी जानकारी दी गई, लेकिन अभी की जानकारी हमारे लिए कच्ची पक्की, क्योंकि जब तक आगे की कहानी नहीं समझ में आएगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब कहानी कुछ ऐसी है भैया कि इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, then what is the probability that it would be an easy question given that it is a multiple choice question? तो यहां पे आप क्या बोलोगे? सवाल हो जाता है आपका कुछ इस प्रकार कि इवेंट बी हो गया आपने, क्वेश्चन इज एमसीक्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन इज एमसीक्यू। अब क्वेश्चन इज एमसीक्यू अपन ने यहां पे बोला, उसकी संख्या कितनी होगी? तो सर उनकी संख्या है, अगर आप देखोगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की, कि 500 इजी है और 400 डिफिकल्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी संख्या पता लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 500 प्लस 400 दैट इज 900। अब इवेंट ए क्या है अपना? तो भैया इवेंट ए हमने डिफाइन किया कि क्वेश्चन इज इजी, बट मैंने साथ में ब्रैकेट में ये भी जस्ट स्पेसिफाई कर देना है कि वो एमसीक्यू है, यानी आप इवेंट बी का होना कंसिडर कर चुके हो। तो आपने लिख दिया यहां पे कंसिडरिंग इवेंट या कंसिडरिंग इवेंट बी, मतलब मैंने यहां पे ये मान लिया है कि इवेंट बी हो गया है। अब उसके हिसाब से मैं इवेंट ए के आउटकम्स बताऊंगा। तो वैसे अगर मैं यहां पे देखूं तो इजी वाले क्वेश्चन से आपके पास 500 इधर, 300 इधर, 800, लेकिन आपको बोला गया है इजी वाले लेकिन एमसीक्यू के अंदर ढूंढने। तो एमसीक्यू में तो 500 इजी है, तो यहां पे हमारी संख्या क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 500। तो अब अगर कोई मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आप बोलोगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज हैपेंड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ एमसीक्यू, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? तो सर जितने हमारे पक्ष में फेवरेबल है 500 होल डिवाइड बाय यहां पे हो जाएगा 900, तो आपका जवाब होगा 5/9। अच्छा, कुछ लोग पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि इवेंट बी हो गया क्वेश्चन इज एमसीक्यू, इवेंट ए हो गया क्वेश्चन इज इजी, और फिर निकाला ए इंटरसेक्शन बी यानी क्वेश्चन इज एन इजी एमसीक्यू। ठीक है, तो उस केस में आपका जवाब आ जाएगा सेम 500/900। जवाब वही रहेगा, लिखने का तरीका व्यक्ति ने अलग अलग कर दिया है, तो आप उस हिसाब से फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, बड़ी आसानी से यहाँ पे हो गया। 5/9 हमारा आंसर आया। इन केस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव टू प्रोबेबली आज का लास्ट लेकिन सबसे अच्छा सवाल। ठीक है, देखो सवाल क्या बोल रहा है। An electronic assembly consists of two subsystems A and B. ठीक है, past testing procedures data show that probabilities of failure are as follows, जो कि यहां पे लिखी है कि probability of A fails 0.2, probability of B fails alone। ठीक है, देखो A fails में दोनों हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? दो केस सर, एक हो सकता है कि भैया A अकेले फेल हो जाता है। ठीक है, तो आपने लिखा A fails alone, और दूसरा हो जाएगा बोथ फेल। क्योंकि देखो ए फेल अलोन का क्या मतलब होता है सर? ए फेल का मतलब होता है, अगर मैं ऐसे कहूं तो एक तरीके से ये अधूरी जानकारी है। मेरा ये कहना कि ए फेल हो गया,
इसमें मैंने ये नहीं बताया कि बी के साथ क्या हुआ, ठीक है। तो ए फेल होने में जब भी आप कहते हो कि यार ए फेल्स, तो हम दोनों केस मान के चल रहे हैं कि ए फेल हो गया, बी पास हो गया, या फिर ए और बी दोनों ही फेल हो गए। अगर कोई एक फेल होता है, स्पेसिफिकली ए फेल होता है, या दोनों फेल होते हैं, इन दोनों ही कंडीशंस में मेरा ये कहना कि ए फेल हो गया गलत तो नहीं है, है ना। तो ये जो आपका आउटकम है ये दोनों केस को लेके चल रहा है। देन बी फेल्स अलोन है 0.15, ए एंड बी फेल 0.15, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसको अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको यहां पे बताऊं, तो मान लीजिए आपका ये वाला सर्कल है कि ए फेल हो गया, ठीक है। ये सर्कल है कि बी फेल हो गया। अब ए एंड बी दोनों फेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.15, ठीक है। बी फेल्स अलोन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वो है 0.15, ठीक है। और अगर मैं ऐसे देखूं कि भैया ए फेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो है 0.2, तो ये ए की फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, ठीक है। इधर आपने अंदर लिख दिया, अगर आपको ये 0.2 को बाहर मेंटेन करना, अंदर आप क्या लिखोगे? 0.05, राइट, है ना। और कोई अगर आपसे बी का मामला पूछ ले, तो बी का मामला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि वो फेल हो जाए, अब वो अकेले हो या दोनों हो जाए, तो उसका जवाब होगा 0.3। इज दिस क्लियर? जी सर। अब पहला वाला केस आपसे क्या कह रहा है? मेरे से पहला वाला केस कह रहा है कि ए फेल हो गया है गिवन दैट बी हैज फेल्ड, ठीक है। मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू बता दिया। अब मैं आपको यहां पे अगर हम सॉल्यूशन की बात देखें, तो आप यहां क्या बोलोगे? यहां बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी बी हैज ऑलरेडी फेल्ड, वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला मामला, ऑब्वियस सी बात है, आप फेल होने की बात कर रहे हो। और नीचे आप लिख दोगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी ए फेलिंग व्हेन बी हैज ऑलरेडी फेल्ड, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? तो सर हम बोलेंगे यहां पे देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलिंग व्हेन बी हैज ऑलरेडी फेल्ड वुड बी, ऊपर आएगा 0.15 जो दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी से संबंधित है, और नीचे हम बी के अकेले के फेल होने की प्रोबेबिलिटी के साथ साथ उसके ए के साथ फेल होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका मामला? जी सर, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि बी के पूरे फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मुझे अलोन का केस दिया था और दोनों के साथ में फेल होने का केस दिया था, इसलिए यहां पे ऐड करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो आप यहां पे बोलोगे ऊपर 0.15, नीचे आप बोलोगे 0.3, कैंसल करोगे जवाब आएगा 1/2, क्योंकि ऊपर है 15 नीचे है 30, ऐसा मान लो। अगर डेसिमल हटा के लिखोगे, चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये भी कर देते हैं कि ऊपर आया 15, डेसिमल 2 प्लेस से शिफ्ट हुआ, तो नीचे भी 2 प्लेस से शिफ्ट, लेकिन नीचे एक ही था तो आपने 0 लगाया, 1/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5। तो ये हमारा आंसर है। अब देखो सेकेंड पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन, यानी पहला पार्ट अपना यहां पे खत्म हो जाता है, ये आपने अच्छे से देख लिया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ए अकेले फेल हो रहा है। अब वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो वैसे तो मैंने चित्र के माध्यम से आपको बता दिया है, पर फिर भी अगर हमें इसका कैलकुलेशन ही करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ये देखो, पहले मैं इतना वाला पार्ट इरेज कर देता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, अगर कोई कहता है आपसे भैया अरे दादा मोरे पेन चल जाओ, इरेजर क्यों नहीं चल रहा है? अब चल रहा है। सेकंड वाला कह रहा है देखो ए फेल्स अलोन, यानी ए फेल हो गया और बी पास हो गया, है ना। ए फेल अलोन का मतलब केवल ए फेल हुआ है, बी फेल नहीं हुआ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन would be how much? तो सर this would be probability of A failing या A fail माइनस दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, A and B दोनों फेल। क्यों भैया ऐसा क्यों किया आपने? सर इसके पीछे का लॉजिक समझाइए। देखिए
जब मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स, मैंने इसमें दोनों केस ले लिए। कौन कौन से? ए का अकेले का फेल होना या दोनों का फेल हो जाना। ठीक है, क्योंकि जब ए अकेले फेल होगा तब भी मैं बोलूंगा भैया ए फेल हो गया। ठीक है, अगर ए और बी दोनों फेल हो गए तब भी अगर मैं ये कहता हूं कि भैया ए फेल हो गया तो मैं गलत नहीं हूं। मेरी जानकारी इनकम्प्लीट हो सकती है लेकिन गलत नहीं है। ठीक है, तो ये जो फेल वाला मामला है ये दोनों ही मामले लेके चलता है कि भैया अलोन भी फेल हो सकता है या फिर दोनों भी फेल हो सकते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि केवल अलोन का पूछा है तो मैं इस टोटल फेल वाले मामले में से दोनों के फेल होने का मामला हटा दूंगा। ठीक है, बाकी पूरी ज्यादा मेहनत अपन को करने की जरूरत है नहीं, इतने में ही अपना काम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन वुड बी हाउ मच? तो सर ये हो जाएगी 0.2 माइनस 0.15 दैट इज 0.05। बहुत बार आपको ऐसे कैलकुलेशंस में समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप दी गई जानकारी का वेन डायग्राम सही तरीके से बनाएंगे आपको ऑटोमेटिकली काफी सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? मुझे ये पता था ए और बी की बात है तो मैंने वेन डायग्राम में 2 सर्कल्स बनाए, बीच में कॉमन पार्ट लिया, कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी लिखी, बी की अलोन की प्रोबेबिलिटी लिखी, कौन से? बी के अकेले वाले इलाके में, फिर बी की टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करके निकाल दी। ए की बात थी तो ए की टोटल प्रोबेबिलिटी दी थी 0.2, तो मैंने उसको सर्कल के बाहर लिखा, ये इंडिकेट करते हुए कि ये दोनों मामले ले रहा है। जहां पे एक में ए अलोन है, ठीक है, इधर पे भाई साहब बोथ है और इधर पे बी अलोन है। तो ये सारे मामलात को कंसिडर करते हुए ही हम यहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, आसानी से हो गया? हाँ जी सर। अगर आप वेन डायग्राम बना लेते हैं तो भी बेहतर है। बहुत जगह पे इस ए फेल अलोन्स की पूरी सिचुएशन को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, सॉल्व किया गया है, तो आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, आपको जो तरीका सिंपल लगे, जो तरीका ज्यादा इजी लगे उसको फॉलो कीजिए। देश स्वतंत्र है भैया, हर किसी को अपने तरीके सवाल सॉल्व करने की पूर्णतः आजादी है। मैंने वैसे किया जो मुझे इजी और सबसे कम स्टेप्स वाला और सिंपल लगा। आपको कोई और मेथड से सेम फीलिंग आती है तो आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन, ओ इन केस यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट, वेट आई वुड मूव। चलिए आगे आपका स्क्रीनशॉट आंसर भी आ गया 0.05, यस सर। तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 यानी लास्ट एग्जाम्पल समाप्त। सेशन को एंड करने की तैयारी है लेकिन भागने की जरूरत नहीं है, पहले पूरी बात सुन लो उसके बाद जाना। 2-3 मिनट का समय लूंगा लेकिन बहुत अच्छी और काम की बात बताऊंगा, वो भी निःशुल्क भैया, जैसे अपन पूरा ज्ञान दे दें। पहली बात तो ये कि आपको पता ही है अपना YouTube पे अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, पर यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लीजिएगा। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या होता है? जब भी कोई लेक्चर या कोई सेशन अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपने टीचर्स के साथ सिंक में रहेंगे कि हमारे टीचर इस समय क्या पढ़ा रहे हैं और हमें कितना कैचअप करना है या क्या चीज़ें पढ़नी है। ऑल्सो जब भी आप हमारे चैनल पे आते हैं, कोई सेशन या लेक्चर देखते हैं, वो आपको पसंद आता है, कुछ अच्छा नया सीखने को मिलता है, तो कृपया सेशन को लाइक करें एंड सेशन को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ऐसे सेशंस पहुंच सकें। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है भैया कि आपको भी पता है हमारा जो चैनल है उस पर अगर आप देखोगे तो मोर देन 40,000 वीडियोस अपलोडेड हैं, अलग अलग टीचर्स, सब्जेक्ट, टाइप ऑफ वीडियोस, अलग अलग ईयर्स के। तो उन सब में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कहीं गुम जाते हैं क्योंकि भैया ज्ञान का महासागर है, आप डुबकी लगाओगे तो फिर कैसे ही निकलोगे पार। तो उस समस्या का निवारण हमने क्या किया है, हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत समय से वेबसाइट और ऐप डेवलप करके आपके लिए आपको समर्पित कर दी है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। अगर आपने इसका उपयोग शुरू नहीं किया तो मैं आपको यहाँ 2 मिनट बता दूं कि इसका उपयोग क्यों करना है, व्हाट इज द एडवांटेज। देखिए सबसे पहला और सीधा और सरल एडवांटेज ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट और आपको ओपन करेंगे आपको दिखेगा कि हमारा सारा कंटेंट क्लासिफाइड मैनर में अरेंज्ड है। इन सेंस मान लीजिए आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, सबके कोर्स हमने अलग अलग कर दिए। इस कोर्सेज के अंदर स्ट्रीम वाइज आपके स्ट्रीम के साथ साथ आपको सब्जेक्ट वाइज आराम से मिल जाएगा,
डिफ्रेंसिएशन कि भैया ये फिजिक्स के हैं, ये केमिस्ट्री के हैं। जैसे अगर आप साइंस में आते हैं, कॉमर्स में आते हैं, तो फिर आपको इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज़ के, अप्लाइड मैथ्स के, सबके अलग अलग हेडिंग्स मिल जाएंगे, ऐसे चैप्टर्स मिल जाएंगे या फोल्डर्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज बाइफर्केशन मिल जाएगा, टाइप ऑफ वीडियो वाइज मिल जाएगा कि भैया एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो है, या फिर आपका कॉन्सेप्ट वीडियो है, या फिर आपका वन शॉट रिवीजन है, या एमसीक्यू है। इस तरीके से जितने भी पॉसिबल क्लासिफिकेशन से हमने करके इन अ प्रॉपर सीक्वेंस वीडियोस को अरेंज करके यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कराया, ताकि आप बड़ी आसानी से सारे वीडियोस को देख सके इन अ प्रॉपर फ्लो और इजीली अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। देन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज भैया ये है कि आपने अगर हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो प्रभु कृपा करके वो काम करना शुरू कर दीजिए। उसके दो मेन कारण, पहला, इन्हीं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको बहुत सारे फन लर्न सेशन डिलीवर किए जाते हैं, जहां पे आपको विद इन अ मिनट कुछ अच्छा नया ज्ञान सीखने को मिलता है, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। सेकेंड थिंग, जब भी बोर्ड्स या फिर चाहे वो स्टेट के हों या सीबीएसई हो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू नोटिस, सर्कुलर, न्यूज़ या फिर किसी पेपर में आती है या फिर किसी आर्टिकल में आती है, उन सबको हम प्रॉपरली समझ के उसके बाद वेरीफाई करके सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाते हैं, ताकि सही जानकारी सही समय पर पहुंच सके। तो उसका भी एक इंपॉर्टेंट माध्यम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही हैं। देन अगर आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं तो उसका भी एक बहुत सरल रास्ता है। पहला रास्ता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलती है, जहां पे आप 6 से लेकर 12 तक के सारे नोट्स इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं। दूसरा रास्ता, हमारी वेबसाइट और ऐप पे भी आपको ग्रैब ई नोट्स का एक टैब हमने अलग से बनाया है, एक अलग से जगह बनाई है, जहां पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सीधे पहुंच जाते हैं, सीधे लैंड कर जाते हैं हमारे नोट्स और ई बुक्स वाले सेक्शन में, जहां से चीज़ों को प्रोक्योर करना है। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। हमने सारी सुविधा आपके लिए वहां पे बना के रखी है, बस आप एक बार विजिट कीजिए और अपने काम के नोट्स प्रोक्योर करना स्टार्ट कीजिए। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको रेगुलरली हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी है। आप बस एक काम करें, पूरी शिद्दत, लगन, मेहनत से पढ़ाई करिए और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण रिजल्ट के साथ पास होइए, ताकि आपकी फोटो भी इन बच्चों जैसे हमारी वेबसाइट पे फीचर हो सके। भैया आपकी फोटो मुस्कुराती हुई होगी, हमारा जो क्या कहते हैं उसको पसीना होगा वो गौरवान्वित होगा, हम बहुत प्राउड फील करेंगे और आपके पेरेंट्स एंड फैमिली को बहुत प्रसन्नता होगी। तो एवरीवेयर इट इज गुड थिंग ओनली। चलो इसी के साथ हम करते हैं सेशन को एंड। आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट कीजिए। अगले सेशन में फिर नया कुछ पढ़ेंगे, तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।